नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस सीएस एकेडमी। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, और उससे पहले फंडामेंटल और सॉरी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर सिटीजनशिप के जो आर्टिकल है वो वहाँ पे है आर्टिकल 5 से 11 तक। और फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है, हम उनके बारे में आज आपको डिस्कस आपसे डिस्कशन करेंगे। जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हैं वो बेटा हम लोग तो आज 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उस टॉपिक में टोटल 57 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन हम लोग आज के टॉपिक में 30 के ऊपर और सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल कल से या परसों से आप जो भी क्लासेस पूरी कोशिश की जाएगी मोर देन बराबर हो जाए, जितनी जल्दी हो सके ये जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है जल्दी खत्म किया जा सके और हिंदी की तरफ हम लोग बढ़े, जिससे हम अपने यूपी पीसीएस के एग्जाम से पहले सारे पूर्वावलोकन कर लें। की क्लासेस आपकी 15 तारीख से आना स्टार्ट हो जाएगी, जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद लक्ष्मीकांत की जो लक्ष्मीकांत पॉलिटिक्स है, लक्ष्मीकांत बुक की, वो भी जल्दी से स्टार्ट होगी। और इसी के साथ आप लोगों के लिए एथिक्स की क्लास और उसके साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। चलो आज बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, और तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप के जो आर्टिकल है वो 5 से 11 है। तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे इसी आर्टिकल से, इन्हीं आर्टिकल के बीच में डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो आपको पता है अपने यहाँ डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। कैसा कॉन्सेप्ट है? सिंगल सिटीजनशिप का। आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय। देखो, बाय फर्स्ट आपका वो जब इंडिया में हुआ है तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स अगर इंडियन हैं तो आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी करेक्ट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब्जॉर्बिंग एंड पार्ट ऑफ लैंड, अगर इंडिया में कोई भी लैंड एक्वायर कर लिया अपनी कंट्री में मिला ली तो वहां के जो सिटीजन होंगे, ठीक है। सपोज पाकिस्तान का एरिया की बात कर रहे थे, सपोज लाहौर को इंडिया ने कल एक्वायर कर लिया, ले लिया, कब्जा कर लिया उसमें, तो क्या होगा? वहां के जो सिटीजन है उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो इंडिया के सिटीजन बन जाए, ठीक है। तो उससे भी हो सकता है, लेकिन डिपॉजिट मनी इन इंडियन बैंक, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके इंडियन बैंक में पैसा जमा कर देता है, ठीक है, तो क्या वो इंडियन सिटीजन हो जाएगा? नहीं, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन इसका था कैन नॉट। तो कैन नॉट मतलब ऑप्शन डी ए करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, which article of Indian Constitution are related to citizenship? 5 to 11 अभी हमने बनाया, आंसर सी इज करेक्ट। Who among the following is not eligible? तो क्या नॉट एलिजिबल फॉर registration and overseas citizen of India card holder under the Citizenship Amendment Act 2015? तो मोदी जो पहली गवर्नमेंट थी 2014 में, तो उसके बाद सिटीजनशिप में बहुत सारे चेंजेस किए थे। उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। उस समय का करंट अफेयर है ये, ठीक है। A minor child whose parents are an Indian citizen, तो अगर कोई माइनर चाइल्ड है, ठीक है, अगर वो इंडियन सिटीजन उनके पेरेंट्स हैं तो ये इक्वल है। आप सीधे देखिए, इंडियन हु
migrated to Pakistan after partition. आफ्टर पार्टीशन मतलब 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जो लोग पाकिस्तान में मूव कर गए हैं, वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को नहीं ले सकते। ठीक है, एलिजिबल नहीं हो। अगला, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया we find the provision related to the citizenship, article part second, article 5 to 11. Which one of the following feature of citizenship in India is correct? कौन से सिटीजनशिप से रिलेटेड स्टेटमेंट करेक्ट है? डबल सिटीजनशिप नहीं है अपने यहाँ, सिंगल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट भी नहीं है, डबल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2015 का क्वेश्चन है। उस समय जो सिटीजनशिप से रिलेटेड इशू बहुत ज्यादा न्यूज में थे, इसलिए उसका ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। A citizen of India will lose his or her citizenship if he or she, एक कोई भी इंडियन सिटीजन है, वो अपने सिटीजनशिप को कब लूज कर देगा? इंडियन सिटीजनशिप, या तो वो अपनी सिटीजनशिप को गिव अप कर दे, ठीक है, तब हो सकता है। वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, अगर किसी सिटीजन ने दूसरी कंट्री की वॉलंटरी सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, ठीक है, तो वो भी इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली उसकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तीसरा, तो आप देख लो, पहला और दूसरा होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, आप अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो बहुत लोग करते हैं, अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो सभी क्रिटिसाइज करेंगे, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो इसका मतलब जिसमें होगा वो तो होगा ही नहीं। 1 to 3 की बात कर लेते हैं, मैरिज टू ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ये भी नहीं होगा। सानिया मिर्जा क्या उनकी सिटीजन से गई? नहीं ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप? कौन है? यूएसए। यूएसए जो है वो डबल सिटीजन एक्सेप्ट करता है। उसमें यूएसए में तो एक तो नेशनल का सिटीजन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, दूसरी वहां के जो स्टेट है उनकी सिटीजनशिप उनके पास होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज prescribed condition for acquisition of citizenship? कौन है? कौन एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के जो कॉन्सेप्ट है उनको चेंज कर सकता है? तो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। ठीक है, सारे पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 371 एंड 371I ये किससे रिलेटेड है? ये स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है। Well, inserted in the Constitution of India we regional demand of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa। ठीक है, आप इस अब करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, तो ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक डबल पॉलिसी और डबल पॉलिसी है क्या इंडिया में? नहीं है। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड इट्स सिटीजनशिप। तब कर सकता है डिप्राइव, तब की जा सकती है जब वो या तो वॉलंटरी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, तब हो सकता है, या तो उसमें जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन तब वो कर सकता है। तो ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन
डी। Who among the following have exclusive power of determining the issue of citizenship? कौन होगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होगी ना तो कोर्ट होगा, ना प्रेसिडेंट होगा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना लोकसभा, ना स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए पार्लियामेंट। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया। ये क्वेश्चन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का है, जो कि गलत है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है। अब तक आप बताओ, अगर लोग अप्रोप्रिएट देखा तो ये आप लगा सकते हो, बट पार्लियामेंट अगर लिखा होता तो वो आंसर सही होता। क्यों? पार्लियामेंट में दोनों हाउस होते हैं। क्या कोई बिल लोकसभा में पास हो सकता है अकेले? लोकसभा मान लो पास करनी, तो क्या वो लॉ बन जाएगा? नहीं। जब तक उसको राज्यसभा में पास नहीं कराओगे तो प्रेसिडेंट के एसेंट नहीं होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसीलिए पार्लियामेंट लिखना है हमेशा, ना कि लोकसभा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। How many years does a person of Indian origin need to receive in India to become a citizen of India under Citizenship Act 1955? देखो, कोई सिटीजन है, वो कंटिन्यूअसली अगर इंडिया में रह रहा है कितने ईयर तक? 7 ईयर तक। ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया को पूरा कर सकता है। इसके बाद में बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी वो इंडियन सिटीजन बन पाएगा। ठीक है, लेकिन उसको अगर अप्लाई करने से पहले 7 ईयर तक इंडिया में वो होना चाहिए, वो रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास इन पार्लियामेंट या पास बाई पार्लियामेंट, कब पास किया, कितना हुआ था? तो ये हुआ था बेटा 11 दिसंबर 2009। तब 11 दिसंबर 2000 तब हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज सिटीजनशिप, ये भी सेम क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2019। विद रिफरेंस टू इंडिया consider the following statement: there is only one citizenship and one domicile. ठीक है, इंडिया में a citizen by birth only can be the head of state। ये स्टेटमेंट गलत है। कोई भी इंडियन सिटीजन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है अगर वो सारे क्राइटेरिया फिल करता है। इंडिया में ऐसा नहीं लिखा है कि आपका अगर बाय बर्थ अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तभी आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। सपोज कोई किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन ने, सपोज किसी ने भी फॉरेन कंट्री छोड़ो, आप किसी ने इंडिया की सिटीजनशिप बाद में एक्वायर की, ठीक है, तो वो अब उनका वोटर आईडी कार्ड और सब कुछ हो गया, वो इंडियन सिटीजन से उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, उनको मिल भी गई इंडियन सिटीजनशिप। जो अभी पाकिस्तान से माइग्रेटेड लोग, हिंदू माइग्रेटेड हैं या अफगानिस्तान से माइग्रेटेड हैं हिंदू, उनको अभी क्या सिटीजनशिप दी गई है कुछ लोगों को, तो क्या वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं वो लोग। इंडिया में कोई बाई बर्थ वाला कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 3, a foreigner once granted the citizenship cannot be deprived it under any circumstances। ऐसा नहीं है, किसी सर्कमस्टांसेस में उसको, अगर वो कुछ गलत करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करता है, तो उसकी सिटीजनशिप जा सकती है अगर वो फॉरेन सिटीजन है और उसने अगर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की है। तो ऑप्शन ए ही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है। अगला, आप देखो बेटा, ये सिटीजनशिप के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल राइट की तरफ। सबसे बड़ा टॉपिक आपका यही है। सीधे क्वेश्चन की तरफ ही मूव करेंगे। तो आर्टिकल अगर देखें तो 12 से 35 के बीच में है, ये आपका डिस्कशन होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
नेहरू रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी? 1928 में। ठीक है, अब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पिताश्री पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उन्हीं पे है नेहरू रिपोर्ट, उन्हीं ने ये नेहरू रिपोर्ट सबमिट की थी। कब? 1928 में है एडवोकेशन का इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which one of the following statement is correct? Rights are claim of the state against the citizen. Against the citizen. Rights are claims. इन वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए। क्या कोई स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन राइट्स को क्लेम कर सकता है? ये यहाँ तो स्टेट की बात हो गई कि स्टेट हमसे राइट्स ले रहा है, नहीं ना, गलत है। राइट्स आर प्रिविलेजेस which are incorporated in the constitution of a state. क्या वो प्रिविलेज है? राइट नहीं। राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। जो राइट्स है वो हमारे जो क्या क्लेम है ऑफ ए सिटीजन, किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये तो ऑब्वियसली फिर गलत हो। राइट्स आर प्रिविलेजेस फ्यू सिटीजन, क्या कुछ ही लोगों को फंडामेंटल राइट दिए गए? नहीं ना, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is given the power to enforce fundamental right by the constitution? तो जो फंडामेंटल राइट है ना, उसको कौन इन्फोर्स करता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जा सकते हैं आप, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है या सुप्रीम कोर्ट जाए डायरेक्ट या हाई कोर्ट, अगर आपसे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तब की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट बिकॉज राइट जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल क्यों कहे जाते हैं? इस बारे में क्वेश्चन है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इट इज डेमोक्रेटिक पब्लिक वेलफेयर जो यहाँ पर लिखा है, ये बेटा फंडामेंटल राइट का नहीं, ये डीपीएसपी का डीपीएसपी में दिया है। तो ऑप्शन 3 यहाँ जो दी हो उसको एलिमिनेट कर दो और आंसर आपको आ जाए। नन ऑफ द दीज होगा क्योंकि पहला लिखा आपका है, इसलिए तो ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपसे कुछ अलग ही पूछा गया था। देखिए आपको ये क्वेश्चन डीपीएसपी आपको आनी चाहिए, अगर आपको पता होगा डीपीएसपी ट्रांसफर पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। ऑप्शन ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। कैसे हैं? जस्टिसेबल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, गलत है। प्रेसिडेंट उसको सस्पेंड नहीं कर सकता है। कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अभी मैंने बोला प्रेसिडेंट उसको सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, कैन बी सस्पेंडेड और बिल ऑफ प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट जब चाहेंगे सस्पेंड कर दें? ऐसा भी नहीं है, उसके लिए भी प्रोविजन है। जब इमरजेंसी लगी होगी तभी उसको सस्पेंड किया जाएगा। ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ क्या है? कोई भी लॉ हो वो सबके लिए होना चाहिए और जो जुडिशरी है वो सबके लिए होगी। ठीक है, तो यही लिखा है, वन एक्ट फॉर ऑल, वन फॉर ऑल। ठीक है, अब ऐसा नहीं कोई गरीब है उसके लिए अलग जुडिशरी है, कोई अमीर पर्सन के लिए अलग जुडिशरी है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग regarded as main feature of rule of law? रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर क्या है? लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल रिस्पांसिबिलिटी टू द गवर्नमेंट,
क्या लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ है? नहीं। आपने पढ़ा होगा रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 का कॉन्सेप्ट है, और ये फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो लोगों के लिए है, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट। तो ये ऑप्शन गलत है। तो जिसमें लिखा 3 है इसमें पद नहीं है, तो ये भी जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। लिबर्टी एंड सिविल राइट, ये सही है, ऑप्शन सही है, करेक्ट। इधर भी देख लेते हैं। under which article the Constitution of India the fundamental rights had been provided to citizens। फंडामेंटल राइट सिटीजन को इस आर्टिकल में प्रोवाइड किए गए हैं। मैंने पहले बता दिया था 12 से 35, जब क्लास स्टार्ट हुई थी, आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फंडामेंटल राइट दिए हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द फंडामेंटल राइट टू सेम आर्टिकल 12 टू 35, ठीक है, 12 टू 35। अब 36 से 51 तक ये हो गया जीपीएसपी, ठीक है। तो आर्टिकल 12 से 35, President of India has power to suspend the fundamental right during emergency। लेकिन यहाँ पर बेटा देखो आर्टिकल 21 है ना, इसको सस्पेंड नहीं किया जाता, लेकिन आर्टिकल 19 और ये आर्टिकल 19 किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि इसमें मोर देन वन आंसर हो सकता था। The description of fundamental rights for the Indian Constitution अभी वही क्वेश्चन है 12 से 35, ठीक है। बार-बार रिवीजन कोई फायदा नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट। देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिए हैं। दे आर गारंटेड अगेंस्ट द स्टेट, बिल्कुल सही है। जो फंडामेंटल राइट है गारंटेड अगेंस्ट द स्टेट, बिल्कुल सही है। दे आर इन्वेंटेड इन पार्ट, बिल्कुल पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया है। दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, अब इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट इन यूएसए, बिल्कुल जो है स्टेटमेंट ये गलत है। ऑप्शन 1 है इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया। अब ऑप्शन ए होगा या सी होगा, ठीक है। दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो हमारे प्रियम्बल दिया है, ठीक है। ये स्टेट के अधीन हमारे सिटीजन्स के क्या है, राइट्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए लेजिस्लेचर which conferred on the executive or administrative authority and unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates one of the which of the following fundamental right। देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। क्या कहना है, कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी पावर यूज करती है मैटर ऑफ लॉ वायलेशन, लॉ की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव पावर। एब्सोल्यूट पुट की जा रही है वो आर्टिकल 14 में है। क्यों? रूल ऑफ लॉ की बात होती है आर्टिकल 14 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, अगर लॉ की बात होती है तो आर्टिकल 14 है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ,
ये इसकी बात होती है। अगर लॉ वर्ड आ जाए और फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही हो तो आर्टिकल 14 की बात होती है वहां पर, ठीक है। राइट इक्वालिटी इज गिवन बाय आर्टिकल 14 से दी जाती है, राइट इक्वालिटी, ठीक है। और फिर इसके बाद आर्टिकल 15 ये बात करता है, और फिर इसके बाद आर्टिकल 16 की इसकी बात करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया। जुडिशियल रिव्यू इसमें दिया है, ये वाला आर्टिकल। राइट टू इक्वालिटी बेटा आर्टिकल 14 से 18 तक है, कितने 14 से 18 तक जो भी 14 से 18 तक जो भी आर्टिकल दिए हैं वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन की बात अगर हो रही है तो आर्टिकल 15 होगा। अब किसकी बात हो रही है? एजुकेशनल इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड यूएससी एसटी ओबीसी। आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 5 है उसमें रिजर्वेशन की बात एससी एसटी ओबीसी के लिए की गई है। आर्टिकल 15 का 15 आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 एंड नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंडिया इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस is related to which issue? इंदिरा सहानी का जो केस था ना बेटा वो रिलेटेड था ओबीसी की रिजर्वेशन के, रिगार्डिंग इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर रिजर्वेशन की बात हो रही है तो यहाँ आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की बात हो रही है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है। अगर द which article of Constitution give the precedence to constitutional provision over law made by Union Parliament and State Legislature। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो जुडिशरी की, इससे देखो रिलेट कौन कौन वर्ड रिलेट करो आप। लॉ मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, it precedes कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। अब अगर इसकी बात हो रही है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, अगर वो किसी फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट है तो जुडिशियल रिव्यू की बात होती है। जुडिशियल रिव्यू किसमें दिया है इस आर्टिकल में? आर्टिकल 13। The Article 13 of Indian Constitution make provision that pre-constitutional law and post-constitutional law, if inconsistent with the provision of fundamental rights embedded in Part 3, shall be void to the extent of such inconsistency, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेट करता है कोई भी लॉ तो वो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा। आर्टिकल 13 the state can treat unequal differently with the objective of creating a level playing field in social, economic and political sphere. Among equal, the law is equal and equally administered. दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। और आर जो है वो एक्सप्लेन को सेटिंग हुआ है, ठीक है। आर इज करेक्टली एक्सप्लेन द ए, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, राइट टू इक्वालिटी हो गया। Which article of the Constitution give precedence? ये भी आर्टिकल 13 हो गया सर। The main objective of Article 13 judicial review की बात होगी यहाँ पर। Indian Constitution secures the paramountcy of Constitution regarding fundamental rights, ठीक है। फंडामेंटल राइट होंगे जो इसकी बात हो रही है यहाँ पर फंडामेंटल राइट। जो टीपीएस की है ना, कोर्ट में आप नहीं जा सकते,
कि हमारा डीपीएस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वायलेट हो रहा है, तो हम सीधा कोर्ट में चले के नहीं जा सकते, क्योंकि जस्टिसएबल की न्यायालय में परिवर्तनीय है जिसको बोला जाता है, या जस्टिसएबल नहीं है, कोर्ट में जस्टिसएबल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी ये सिटीजन्स की है। Which one of the following article of the Constitution belong to a different category? देखो 14, 15, 16 राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल हैं, लेकिन जो राइट फ्रीडम से बात की जाएगी वो आर्टिकल 19 में होगी, तो ये डिफरेंट है उनसे। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज 14 से 18 की बात हो रही है यहाँ पर। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से बात किया है? 14 से 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज not included in the fundamental right equality? मतलब जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में नहीं है उसके वो चीज आपसे पूछी गई है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है ये नहीं है, ये डिफरेंट है इससे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट? इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट में इंक्लूडेड नहीं है? कौन सा नहीं है? राइट टू इक्वालिटी फॉर लॉ, आर्टिकल 14 आपने देख लिया, लेकिन क्या आपने इकोनॉमिक इक्वालिटी फंडामेंटल राइट में? ये जो है राइट इक्वालिटी में नहीं दिया, ठीक है। राइट इक्वालिटी के बाद पूछेगा आर्टिकल 14 से 18 में बात हो रही है, ठीक है, तो ये आर्टिकल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, आज 30 क्वेश्चन करेंगे। आर्टिकल 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री related to hazardous work. Such prohibition is absolute है, absolute prohibition। मतलब कोई भी चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 24 बात हो रही है आर्टिकल 24 की, उसमें कोई भी चिल्ड्रन अनएज टिल 40 ईयर, 14 साल तक कोई भी बच्चा किसी भी हजारदस इंडस्ट्री में वर्क नहीं कर सकता जहां उसकी लाइफ को खतरा हो, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, उसमें वो वर्क नहीं कर सकता। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। अब आर्टिकल 15 से है, तो आपको पता है 15 से 18 क्या है? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। फ्रीडम कहां से है? 19 से, ठीक है, से 22 तक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है आर्टिकल 14 से 24 के, ठीक है। आर्टिकल 24 किससे एब्सोल्यूट आपने देख लिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट होगा आज की क्लास का, क्लास और भी लंबी ले सकते थे बट इस समय थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर लाइट नहीं होगी तो ये बोर्ड भी नहीं चलेगा, तो इसलिए अभी थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। क्लास इतनी ज्यादा बड़ी नहीं आ रही है, मुझे भी पता है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दिन में क्लासेस को लगभग 1 आवर एंड 1.5 आवर का क्लास आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। वाईफाई का भी वर्क चल रहा है, 1-2 दिन में आज कंप्लीट हो जाएगा, आज वाईफाई लग भी जाएगा, वर्क भी इंस्टॉल हो रहा है, तो सारी प्रॉब्लम धीरे खत्म हो रही है। Which provisions of fundamental right is directly related to exploitation of children? जो डायरेक्टली रिलेटेड है आर्टिकल 24 की बात होती है, आर्टिकल 24 इससे रिलेटेड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है।
तो क्वेश्चन आज 30 हो गए। बाकी जो फंडामेंटल राइट है उसको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कल की क्लास में करा दिए जाए। कितने लगभग कितने हैं ये देख लेते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन हो गए। 68 नेक्स्ट चैप्टर तक पहुंचो। 100 क्वेश्चन को होंगे तो 70 बचेंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन एक क्लास में किए जाए, 70 में किए जाएंगे लगभग। हम लोग ट्राई करेंगे फिर डेली 100 क्वेश्चन आपको कराया जाए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके आगे बढ़ना है। 150 के अराउंड है सर। ठीक है, 150 जितने भी होंगे कल हम पूरी कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में अब फंडामेंटल राइट को खत्म किया जाए। तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको जल्दी से खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, 147 क्वेश्चन है। 147 क्वेश्चन है, आई थिंक हो गए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में 100% आपको करा दिए जाएंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।